नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने कहा, शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी है सही। ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवर्तन निर्देशालय ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महुआ चक्कर बोले राहुल गांधी, नॉट बैड। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं से बात की, पूछा यह फसल आप जमीन से उठाते हो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एमपी में महुआ बीने वे शहडोल से उमरिया जा रहे थे। रास्ते में आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते देख काफिला रुकवाया और उनसे बातचीत की। राहुल ने कुछ महुए बीने और चक्कर भी देखा। राहुल सोमवार को चुनावी सभा करने शहडोल आए थे। उन्होंने इन सभाओं में आदिवासियों पर फोकस किया। लौटते वक्त फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका था। राहुल गांधी ने शहडोल के एक निजी होटल में रात गुजारी। बांधवगढ़ से लगे जंगल में एक ढाबे पर डिनर भी किया। राहुल ने इंस्टा पर शहडोल दौरे का अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें लिखा कि आज की शाम शहडोल के नाम। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वाराणसी से चुनाव लड़ेगी किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी, प्रधानमंत्री मोदी से होगा सीधा मुकाबला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में हिमांगी सखी उतरेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने प्रत्याशी का नाम सूची तैयार कर ली है। इस सूची में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वाराणसी सीट से प्रत्याशी बताया गया है। हिमांगी सखी ने बताया कि वह चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। वैसे दोस्तों, हिमांगी सखी की इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए यह माफी उनके द्वारा मांगी गई है। विज्ञापन पर रोक के आदेश के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों ने माफी मांगी है। बाबा रामदेव की तरफ से बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दायर किया गया है। वहीं दोस्तों, रामदेव बालकृष्ण ने कहा है कि अब कोई प्रेस वार्ता या सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। कानून की महिमा और न्याय की महिमा को कायम कर रखने का वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करने वाला है। दोनों को बुधवार को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। वैसे दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या बाबा रामदेव ने आयुर्वेद का झूठा सहारा लिया है? इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्काईमेट का अनुमान, इस साल सामान्य रहेगा मानसून। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश की आशंका। बिहार सहित 4 राज्यों में कम बारिश होगी। जी हां दोस्तों, वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा, यानी कि जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या सामान्य बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग 96 से 104% के बीच बारिश को औसत या सामान्य मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी कि सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी हो जाती है। हालांकि दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए मानसून की भविष्यवाणी अब तक जारी नहीं की है। एजेंसी मई में इसे जारी कर सकती है। 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश का अनुमान प्राइवेट एजेंसी ने बताया है। प्राइवेट एजेंसी के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के साथ ही लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की आशंका है। इसके अलावा 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कम बारिश की संभावना है। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। इन राज्यों में जून और जुलाई के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव से पहले रणदीप सुरजेवाला को झटका। हेमा मालिनी के खिलाफ बयान पर चुनाव आयोग ने थमा दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा
बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के तहत कांग्रेस नेता से कहा गया है कि आप इस मामले में 11 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक जवाब दे दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी मिली। आईबी की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई। 22 सुरक्षाकर्मी के घेरे में रहेंगे सीईसी। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दे दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ को 40-45 कर्मियों की टुकड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के चलते संभावित खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। सीआरपीएफ के कमांडो हर वक्त अब राजीव की सुरक्षा में रहेंगे। राजीव कुमार ने 12 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था। सितंबर 2020 में उन्हें पोल बॉडी का इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टीएमसी सांसदों का सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना है जारी। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की कर रहे हैं मांग। आम आदमी पार्टी का है समर्थन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद और विधायक 8 अप्रैल को चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर कल ही रिहा कर चुकी है। हालांकि इनका प्रदर्शन अब मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जारी है। कल 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए। टीएमसी सांसदों और विधायकों की मांग है कि चुनाव आयुक्त, ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के डायरेक्टर्स को फौरन हटाया जाए। आम आदमी पार्टी ने टीएमसी की मांग का समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग हुई फाइनल। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना यानी कि उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोस्तों मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फार्मूले का ऐलान किया गया। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और संतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पंत बन सकते हैं वर्ल्ड कप का टीम का हिस्सा। कोहली लगभग कंफर्म। मयंक यादव पर होगा विचार। 1 मई तक घोषित होगी टीम। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत और मयंक यादव के नामों पर चयनकर्ता विचार कर सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होना है। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी को 1 मई तक संभावित खिलाड़ियों के नाम भेजना है। क्रिक बज़ के मुताबिक आईपीएल में धमाकेदार परफॉर्मेंस के चलते विराट कोहली ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। वहीं इंजरी से वापसी करने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत और युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के नाम पर भी विचार चल रहा है। दरअसल दोस्तों, विकेटकीपर ऋषभ पंत ने करीब 1 साल बाद क्रिकेट में वापसी की है। वापसी के बाद उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से प्रभावित किया है। उन्होंने 5 मैचों में 250 लगाई है। वैसे दोस्तों आने वाले समय में टी20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए चक दे इंडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले, हम चीन की जगहों के नाम बदलें तो क्या वो हमारी हो जाएंगी? चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की निंदा की। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदल दिए थे। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम चीन की जगहों के नाम बदल दें तो क्या चीन वो जगह हमें दे देगा? उन्होंने कहा कि अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग। अमेरिका बोला, भारत पाकिस्तान मामला सुलझाए, हम बीच में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने कहा था भारत ने मुल्क में घुसकर हत्याएं कराई। जी हां दोस्तों, भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराने के आरोप पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है। फिलहाल इस पर बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं आएंगे। मिलर ने कहा कि हम चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान मामले को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाए। हाल ही में एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराई है। इसी रिपोर्ट पर मिलर से सवाल किए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ गई है मुश्किलें। ईडी की शिकायत पर रावत रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के रावत रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा है। लिहाजा अब उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। इस मामले में ईडी ने पहले भी कई बार उन्हें समन भेजा था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता
460 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार भी है। ईडी ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पहली बार पीलीभीत में प्रधानमंत्री की रैली, वरुण गांधी नहीं आए, मोदी बोले इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया तो ये मंदिर बनने के बाद भी दर्शन के लिए नहीं गए। वहीं दोस्तों रैली में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी नहीं पहुंचे। भाजपा ने वरुण का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पहली बार 75,000 के पार निकला बाजार, सेंसेक्स ने 75,124 का ऑल टाइम हाई बनाया, मेटल शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार 9 अप्रैल को पहली बार 75,000 के लेवल के पार निकल गया। सेंसेक्स ने 75,124 का और निफ्टी ने 22,768 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद बाजार में मामूली गिरावट आई और सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 74,683 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24 अंकों की गिरावट के साथ 22,642 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। मेटल शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। हिंदुस्तान जिंक का शेयर 16% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। वहीं हिंदुस्तान कॉपर में भी 7% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मीडिया, सरकारी बैंकों, फार्मा, ऑटो और एमएफसीसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को और आईसीसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के हलफनामे में घोषित संपत्तियों की जांच के दिए निर्देश, कांग्रेस ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को केंद्रीय मंत्री एवं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल जानकारी को सत्यापित करने का मंगलवार को निर्देश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई ने युवा वकीलों के लिए कोर्टरूम में लगवाए स्टूल, पहले खुद बैठकर देखा। जी हां दोस्तों, औद्योगिक शराब और नशीली शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ में बहस चल रही थी, तो अचानक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बहस को रोक दिया। केंद्र की ओर से दलीलें दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बीच में रोककर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके युवा जूनियर वकील हर दिन लैपटॉप लेकर खड़े रहते हैं। मैंने कोर्ट मास्टर को कहा है कि वो लंच के समय आपके पीछे स्टूल आदि लगा दे ताकि वो बैठ सकें। वहीं दोस्तों उन्होंने कोर्ट में बैठे वकीलों से आग्रह किया कि जो इस केस से जुड़े नहीं है वो इन वकीलों के लिए कुर्सी खाली कर सकते हैं। लेकिन लंच के बाद जब अदालत में फिर से मामले की सुनवाई हुई तो सब हैरान रह गए। कोर्टरूम में बाकायदा इन वकीलों के लिए स्टूल लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले इन युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। दोस्तों इस बात से पता चलता है कि हमारे महामहिम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कितने दरियादिल इंसान हैं। उन्होंने छोटे वकीलों के लिए भी, जूनियर वकीलों के लिए भी इतना सोचा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ का इस्तीफा, बेहतर करियर के लिए चुरिंदर चावला ने दिया इस्तीफा, 26 जून को रिलीव करेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीपीबीएल की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने एक्सचेंज फाइलिंग में आज यह जानकारी दी। एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि चावला ने व्यक्तिगत कारणों और बेहतर करियर तलाशने के लिए 8 अप्रैल 2024 को इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने कहा कि उन्हें 26 जून 2024 को रिलीव कर दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 197 कम्युनिकेशन ने कहा है कि जैसा कि पहले बताया गया था कि कंपनी और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच लगभग सभी एग्रीमेंट खत्म कर दिए गए हैं। 1 मार्च 2024 को पीपीबीएल के बोर्ड ने 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ रीऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार, एनएसई ने इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे किया घोषित। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई को शेयर बाजार बंद रहने वाला है। इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर एनएसई और बीएसई ने 8 अप्रैल को ही दे दी। एनएसई ने कहा है कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के सेक्शन 25 के तहत चुनाव में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
बंगाल पुलिस ने एनआईए अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया, फोरेंसिक जांच के लिए डैमेज कार लाने को कहा, एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची, सुनवाई आज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में शुक्रवार 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। टीम 2022 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने आई थी। इन्हें लाठी डंडे से लेस महिलाओं ने रोक दिया। महिलाओं ने एनआईए अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए के 2 अफसरों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि शिकायत करने वाले अधिकारी और हमले के दौरान घायल हुए अधिकारी दोनों जांच के लिए गवाह के रूप में आएंगे। पुलिस ने घायल अधिकारी को मेडिकल पेपर्स और जिस कार पर हमला हुआ था उसे भी लाने को कहा है। पुलिस इसकी फोरेंसिक जांच करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशियों को मिलेगी राहत, फैमिली से कर सकेंगे वीडियो कॉल। हाई कोर्ट ने लिया सुओ मोटो नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जेल में बंद ऐसे नागरिक जल्दी अपने परिवार वालों से फोन के जरिए वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने उनके लिए घर पर अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए कम से कम 1 महीने में एक बार बात करने के लिए नई प्रणाली शुरू करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लेते हुए 2 राज्यों और यूटी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई अमृत कलश स्कीम में 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। इसमें सीनियर सिटीजन्स को 7.60% और अन्य को मिल रहा है 7.1% का सालाना ब्याज। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जो कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, इसने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी स्कीम अमृत कलश में निवेश करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब इसमें आप 30 सितंबर 2024 तक निवेश कर सकेंगे। पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 7.6% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। ऐसे में अगर आप एफडी पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको नॉर्मल स्कीम से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी अरब ने कश्मीर पर दिया भारत का साथ, पाकिस्तान को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। ये बात उन्होंने सऊदी अरब के दौरे पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत को अहम बताया। जम्मू और कश्मीर समेत विवाद के तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए इस तरह हल करने की जरूरत बताई जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रह सके। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या भारत पाकिस्तान को बातचीत फिर से शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद, हमास के हमले में जिंदा बचे मोरेन बोले भारत इजराइल का सच्चा दोस्त है। जी हां दोस्तों, मोरेन ने इजराइल की आवाज को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और कहा कि हमारी आवाज हर जगह नहीं पहुंच सकती। हमें पता है कि भारतीय हमारी जरूरत की हर चीज का ख्याल रखते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज नहीं दिखाई दिया चांद, भारत में 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में चांद दिखाई नहीं देने पर 10 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब के ऐलान के बाद से ही भारत में ईद की तारीख को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई थी। इसी बीच लखनऊ में मंगलवार को ईद का चांद नहीं दिखा। मकरजी चांद कमेटी ईदगाह लखनऊ ने ऐलान किया कि आज ईद का चांद नहीं हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया कि चांद आज नजर नहीं आने की वजह से ईद अब 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत, देश के बाहर भारतीयों ने खड़े किए बड़े बड़े स्टार्टअप्स। जी हां दोस्तों, सारी दुनिया में इस समय स्टार्टअप को लेकर माहौल बना हुआ है। दुनिया में इस समय कुल मिलाकर 1453 यूनिकॉर्न है। पिछले साल लगभग हर 2 दिन में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा हुआ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की ग्लोबल लिस्ट में भारत का नंबर 3 है। दोस्तों भारत में 67 यूनिकॉर्न है। हालांकि इस मामले में अमेरिका और चीन से भारत काफी पीछे है। अमेरिका में 703 तो चीन में 340 हाई ग्रोथ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 221 साल में पहली बार अमेरिका के 16 राज्यों में होगा कीड़ों का हमला। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हैं घुसपैठिए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस महीने के अंत में यानी कि अप्रैल के अंत तक अमेरिका के 16 राज्यों पर कीड़ों का बड़ा हमला होने वाला है। इन्हें सिकाडा कहते हैं। वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि इनकी संख्या 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इससे भारी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, यातायात बाधित हो सकता है। ये सिकाडा 2 अलग अलग समूहों के हैं। एक समूह का नाम
ब्रूड XIX है जिसे ग्रेट साउदर्न ब्रूड भी कहते हैं। दूसरा है ब्रूड XIII जिसे नॉर्दर्न इलियन ब्रूड भी कहते हैं। हैरानी और घबराने वाली बात यह है कि इस बार ये दोनों ब्रूड एक साथ बाहर आ रहे हैं। ब्रूड मतलब अंडे या बच्चे। अगले कुछ ही दिनों में इन अंडों से कीड़े निकलकर खुले में आ जाएंगे और यह फसलों को तेजी से नष्ट करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने कहा कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करे जब तक उसका वोटिंग पर असर नहीं। 2019 के विधायक की सदस्यता बहाल की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उससे वोटिंग में असर न पड़ता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी 5 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए की। साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए निर्दलीय विधायक खारिको खरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ खारिको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रमजान पर मलेशिया के रेस्तरों में रेड डाल रही पुलिस। रोजा तोड़ने वालों पर 16,000 का जुर्माना। मुस्लिमों को खाना पानी बेचने वालों को भी सजा। जी हाँ दोस्तों, रमजान के महीने में मलेशिया में मॉरल पुलिस एक्टिव हो गई है। देश भर में रोजे को बीच में तोड़ने वालों पर 16.65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें 1 साल जेल की सजा भी दी जा रही है। सड़कों पर गश्त की जा रही है। पुलिस कभी सादी वर्दी तो कभी सादे कपड़े में खाने पीने की जगहों पर रेड डाल रही है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉरल पुलिस का एक ऐसा विभाग होता है जो कि धर्म से जुड़े काम करता है, यानी कि लोगों को सिखाता है कि आपको किस तरीके से रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। मॉरल पुलिस ज्यादातर मुस्लिम देशों में ही पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा। 100 LED स्क्रीन से अयोध्या में होगा प्रसारण। जी हां दोस्तों, इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लल्ला के अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑटोमेटिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहां किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिमी आकार के गोल तिलक के रूप में दिखाई देंगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। दोस्तों राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से पहले जो मस्जिद थी उसका नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर से पहले जो मस्जिद थी जिसको विध्वस्त किया गया था उस मस्जिद का नाम क्या है, तो जल्दी से उस मस्जिद का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।